निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। मम नाम प्रतापचंद्र षडंगी। अहं बालेश्वर संसदीय क्षेत्रतः संसदरूपेण निर्वाचित अस्मि। संसदरूपेण इदानीं कार्यं करोमि च। बालेश्वरस्य रमणीय प्राकृतिकशोभा, सुदीर्घवेलाभूमि, नदीनां शोभा, पर्वतानां शोभा, अरण्यादि सर्वमेव अत्यन्त चित्ताकर्षकः। बालेश्वरस्य अत्यन्त गौरवप्रद बालेश्वरस्य गौरवमय सांस्कृतिक उत्तराधिकार कारणतः अहं गौरवम् अनुभवामि। सादगी की मूरत कहूँ या कुछ और, ये वो राजनेता हैं जो संत भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। आपके सांसद में आज हम बात करेंगे उड़ीसा के संसदीय क्षेत्र बालेश्वर की, जहां से वर्ष 2019 में पहली बार बतौर सांसद बनकर संसद भवन पहुंचे श्री प्रताप चंद्र षडंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके सांसद, जिसमें हम सांसद की बात करते हैं, संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं। आपके संसदीय क्षेत्र को अगर समझें, आपका संसदीय क्षेत्र बालेश्वर, इससे पहले आप 2 बार विधायक भी रहे, लेकिन अगर मैं बतौर सांसद, जिस संसदीय क्षेत्र से पहली बार आप संसद भवन पहुंचे यानी कि बालेश्वर, अगर उसे आपकी नज़र से समझना चाहूँ तो बालेश्वर, उसका इतिहास, उसका महत्व, क्या उसके मुद्दे? बालेश्वर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल प्लेस है। ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और बालेश्वर एक ऐतिहासिक नगरी है। पुराण काल से यहाँ राजा बाणासुर का आख्यान है। बलंग नदी और सुवर्ण रेखा नदी, सोन नदी, ऐसा कई नदियों से शोभित है। और बालेश्वर का कोस्ट लाइन लगभग 80 किलोमीटर है और बालेश्वर पहाड़ पर्वतों में भी भरा है। बालेश्वर का नीलगिरी में एक सेंचुरी है जहाँ हाथी, वारहा और बाइसन और शंबर, कई प्रकार का वन्य प्राणी रहते हैं। और बालेश्वर में कई ऐतिहासिक धर्मपीठ भी है, जैसा पंचलिंगेश्वर, चिरोचरा गोपीनाथ, ऐसा कई प्रकार का देवपीठ है। और बालेश्वर में अंग्रेज़, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, डच, ओलंदाज, ये सब का वाणिज्य केंद्र था। इसलिए बालेश्वर नानाविध दृष्टि से बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेस है। एंड नीलगिरी इज़ फर्स्ट अमॉन्ग द प्रिंसली स्टेट्स to get merged in the Union of India under the able leadership of Sardar Patel. And to commemorate this historic incident, the first war vessel of free India was named INS Nilagiri. So I take pride for that. उड़ीसा का कथा सम्राट, श्रेष्ठ औपन्यासिक, विशिष्ट कथाकार फकीरमोहन सेनापति का जन्मस्थान है। विशिष्ट वैदांतिक महात्मा श्रीधर स्वामी, जिन्होंने भागवत का तत्वबोधिनी टीका का रचना किया, मुखम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहंग वंदे परमानंद माधवम, जिन्होंने रचना किया, यह महात्मा श्रीधर स्वामी का जन्म स्थान है। विशिष्ट गणितज्ञ रमणी रंजन जी उधर पैदा हुए और उड़ीसा का श्रेष्ठ व्याकरणकार, मूर्धन्य शिक्षक चंद्रमोहन महाराणा भी बालेश्वर में पैदा हुए हैं। जो उड़ीसा का, जिसको जातीय संगीत जैसा मान्यता है, वंदे उत्कल जननी, इसकी रचयिता कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र भी बालेश्वर में। इसलिए बालेश्वर प्राचीन काल से ज्ञान गवेषणा का एक स्थान रहा है और ऐसा माना जाता है कि बालेश्वर संस्कृत साहित्य का अध्ययन और गवेषणा में एक अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त किया है प्राचीन काल से। अथर्ववेदों का व्यापक विश्लेषण बालेश्वर में विद्वानों के द्वारा हुआ करता था। बालेश्वर का प्राकृतिक सुषमा भी बहुत आश्चर्यजनक है और उत्प्रेरक है जी। और इसी बालेश्वर में सबसे बड़ी विपत्ति है, समस्या है, जो बाढ़ आती है, बन्या। 4 विपत्ति है बालेश्वर में। एक है फ्लड, दूसरा है फेमाइन,
तीसरा है हाथी, चौथा है भालू। क्योंकि बन्या के कारण अगर वो सलाइन वाटर चला आता है तो हजारों एकड़ की ज़मीन बांझ बन जाता है, जी 2-3 साल कुछ प्रोडक्शन नहीं। और ये सलाइन वाटर के कारण जानवर का जीवन भी बड़ा दुर्विषह हो जाता है, पीने का पानी का बहुत अभाव होता है। इसमें हम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, वी हैव माइल्स टू गो। और बालेश्वर में और एक समस्या है जल का स्वाभाविक पथ का अवरोध। प्रशासन के साथ हमने कई बार रिव्यू मीटिंग किया, बार बार चर्चा किया, इसमें थोड़ा बहुत हुआ। और एक दृढ़ इच्छा शक्ति ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए कि इनको हटा करके जनता के लिए न्याय करना। बालेश्वर में वाटर लगिंग एक बड़ी समस्या है। बालेश्वर म्यूनसिपालिटी की अवस्था भी शोचनीय है। नॉन प्लान्ड हाउसेस निर्माण हो जाने के कारण पानी का डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, इसलिए रेनी सीजन में सामान्य लोगों का स्थिति बहुत खराब हो जाता है। इसके लिए एक मास्टर प्लान बना करके कुछ एविक्शन करके ये सब को करने के लिए हमने बार बार चर्चा किया। एविक्शन में थोड़ा हिम्मत दिखाना चाहिए, जो कि ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, और कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है। बाकी रहा एडुकेशन। हमारे जिला में मेरा नीलगिरी सबसे एडुकेशनली बैकवर्ड एरिया था जब मैं पहला विधायक बना। मैंने इसको जब प्रशासन ने बोल दिया रिव्यू मीटिंग में सबसे कम स्कूल, सबसे मोस्ट बैकवर्ड एरिया, तो हमने इसको चुनौती के रूप में स्वीकारा और नीलगिरी में स्कूलों की संख्या बढ़ाना और विद्यार्थियों को बालेश्वर में और बाहर में लेकर पढ़ाने के लिए मैंने एक व्रत कर लिया। और लगभग 3000 बच्चों को मैंने बाहर में ला करके, किस में ट्राइबल लड़कों को, बाकी भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी में, भिन्न भिन्न स्कूलों में, कॉलेज में मैंने सैकड़ों लड़कों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया। आज जिनमें से कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कुछ पीएचडी कर लिया है, कुछ नौकरी कर लेते हैं। सैकड़ों स्टूडेंट्स आज नौकरी पर है, अच्छा तनख्वाह भी मिलता है और कुछ अपना उद्योग भी बना लिया है। और आज बालेश्वर में जो पॉकेट्स ऑफ इलिटरेसी था, ये धीरे धीरे बहुत ऊपर उठ गया। फिर भी हमको 100% साक्षरता और एडुकेशन देना चाहिए, इसलिए हम फिर लोगों को रोजगार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं स्किल मंत्रालय के साथ लग करके, हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान से लग के उनको चिट्ठी करके चर्चा करके इस साल 3 एजेंसियों को लगभग 900 कैंडिडेट को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रस्तुति करने के लिए दे दी। एक कैंडिडेट के लिए 9000 रुपीज़ केंद्र सरकार खर्च करेंगे। सेंक्शन हो गया, अप्रूवल हो गया, प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। सिलाई का ट्रेनिंग करके महिलाओं को आत्मनिर्भर कुछ मात्रा में बनाया गया है और अभी मैं CSR से 350 महिलाओं के लिए भी एक व्यवस्था किया है। अब शुरुआत से आते हैं। आपने बीजेडी के गढ़ को ध्वस्त किया और एक अच्छे मार्जिन से जीतकर आप संसद भवन में पहुंचे। जब संसद में आपका प्रवेश हुआ तो कुछ ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिनके साथ आप संसद भवन में प्रवेश किए कि आप इस संसदीय क्षेत्र में ये बदलाव लाना चाहते हैं। जब आप यहाँ आए उसके बाद आपके द्वारा लाया हुआ पहला बदलाव कौन सा था आपके संसदीय क्षेत्र का? पहले बात यह है, मैं शिक्षा के ऊपर जोर देता हूँ। शिक्षा के द्वारा ही समाज का परिवर्तन संभव है और इसलिए मैंने बालेश्वर में यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चालू किया, दो प्रोजेक्ट जिनके लिए 1-1 करोड़ केंद्र सरकार से हमने दिया है, जो एक इंक्यूबेशन सेंटर और एक मेरीन रिसर्च सेंटर। इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो उनको आत्मनिर्भर करेगा और बहुत रिसर्च आधारित उत्पादक निर्माण होगा। बालेश्वर में एक CTTC हमने बनाया। CTTC का एक एक्सटेंशन सेंटर 20 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, आगे भी और मिलेगा। इसमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगा सबको। तो बालेश्वर का स्टूडेंट बाहर जाकर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग लेंगे। अच्छा, बालेश्वर में हमने स्वरोजगार के लिए, ये एक बड़ी समस्या है, स्वरोजगार के लिए बालेश्वर में हमने कई क्लस्टर बनाया। जैसे एक बेम्बू क्लस्टर भुगराई में और एक देसी गाय का क्लस्टर जिसमें 1500 परिवार जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करके जो 10% मार्जिन मनी दिया है और 2 एकड़ ज़मीन खरीदा
और 90% केंद्र सरकार से दिया गया। लगभग 5 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसमें 90% केंद्र सरकार का अनुदान है और इसका शिलान्यास भी हो गया है। और एक हनी क्लस्टर अभी पाइपलाइन में है जी। और एक सवाई का क्लस्टर जो वालेश्वर कंस्टिट्यूएंसी लेकिन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, जिसका प्रोडक्शन चालू हो गया है, जिसका इनाग्रेशन माननीय मंत्री और मैं और गिरीश मुर्मू वगैरह जा करके कर लिया है। उसका प्रोडक्शन चलता है, कई प्रकार का सवाई से भिन्न सोफा सेट से लेकर के। और बालेश्वर में एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने के लिए जी। हमने एक एजेंसी को संपर्क किया और इसका प्रपोजल भी दिया, इसका डीपीआर प्रस्तुति हो गया और बालेश्वर जिलापाल तत्कालीन जो कलेक्टर थे उनको बात किया, उन्होंने 50 एकर्स लैंड देने के लिए तैयार है। अभी हमने एसएनजे रोड सैरघाट से झरना घाटी तक 32 किलोमीटर रोड माननीय नितिन गडकरी जी की मदद से 125 करोड़ पूर्ण केंद्रीय अनुदान मंजूर करके इसका काम चालू हो गया है। और बालेश्वर से खड़गपुर तक 6 लेन करने के लिए हमने प्रस्ताव दिया था 2-1.5 साल पहले जी। और माननीय मंत्री जी ने मेरे को उत्तर दिया, अभी इसका मंजूरी हो गया है, डीपीआर प्रस्तुत होने वाला है। कृषि क्षेत्र में जी। बालेश्वर में इरिगेशन पोटेंशियल वृद्धि करने के लिए हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और सारे लोगों को कैसा शुद्ध पेयजल मिलेगा, इसके लिए कई प्रोजेक्ट्स चालू हो गया है। सरकार का जो जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट और मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और जो प्रॉब्लम था लोकल इनोवेटर्स का, इसको भी समाधान करके नदियों से पानी लेकर के हर एक घर को देने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और बालेश्वर में मेरा गांव को एक रेल कनेक्शन अभी कंप्लीट होने वाली है। माननीय मंत्री जाकर के शिलान्यास किए थे अश्विनी वैष्णव जी, और इसका उद्घाटन मुझे लगता है अप्रैल मई में हो जाएगा। ये ट्रेन चलेगा, 2 ट्रेन, और बालेश्वर में 2 नया ट्रेन चला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जो जलेश्वर से लेकर के पुरी तक एक ट्रेन और जलेश्वर से लेकर के भुवनेश्वर एक ट्रेन चलता है। ये नया ट्रेन बहुत भीड़ भी होता है, हर एक स्टेशन का बहुत बड़ा अपग्रेडेशन होता है। 300 करोड़ रुपया खर्च होगा बालेश्वर स्टेशन में। और बालेश्वर में एक ब्यूटी पार्क, ब्यूटिफिकेशन, एक त्रिकोणीय क्षेत्र में एनएच की साइड में जी, ये भी मैंने लिख करके दिया था माननीय नितिन जी को, ये भी चालू हुआ है। सैकड़ों लोगों को हमने ये जो कुम्हार चक और बी बक्सेस दिया है, जिगर जेली ऐसा बड़ा मशीन जो मिट्टी का वातावरण सब निकलता है मशीन में, हजारों की संख्या में एक दिन में निकलता है, ये सब लोगों को दिया है जी। अब मैं आप ही के इस राजनीतिक सफ़र की ओर रुख कर रही हूँ। हमने ये सुना है कि एक समय ऐसा था जब आप संत बनने जा रहे थे, लेकिन आप राजनीति की ओर आ गए। एक रास्ता संत का, और संत से वापस आकर आपने वो संत की प्रवृत्ति तो नहीं छोड़ी, लेकिन आप राजनीति की ओर आपने रुख किया। तो ये वो क्या मोड़ था और क्या बदलाव था, और कैसे आपके फिर इस राजनीति सफ़र की शुरुआत हुई? नहीं, वास्तव में मैं साधु बनने के लिए रामकृष्ण मिशन में गया था 2 बार जी। पूजनीय स्वामी आत्मस्थानंद जी से मेरे को राधा कमल दास जी ने मिलाया। उन्होंने अपना स्वीकृति दे दिया और मेरे को एक डेट दिया, उसी दिन बालेश्वर में जाकर के उनसे मिलने के लिए बोला। वो बालेश्वर आए थे एक प्रोग्राम, मैं मिला, मेरा बायोडाटा उन्होंने मांगा, मेरे को बोले कि आप नौकरी से रिजाइन करके आ जाओ। मैं आ भी गया। फिर उन्होंने जो मैं बायोडाटा देखा, माई ओल्ड मदर इज देयर, और बायोडाटा देख करके उन्होंने बोला कि तुम्हारा माताजी ओल्ड मदर है, विडो मदर है, पिताजी कब चले गए? पिताजी मेरा जब मैं 4-5 साल का था पिताजी चले गए, तो माताजी की सेवा कौन करेगा? मैंने बोला ये तो भगवान देखेंगे। नहीं, इम्प्रैक्टिकेबल आंसर नहीं, बी प्रैक्टिकल। और उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप जाओ माताजी की सेवा करो, अगर माताजी जाने के बाद तुम्हारा आयु रहेगा तो तुम ज्वाइन कर सकते। तब था, मुझे लगता है जहाँ तक मेरा स्मरण है, 25 साल था ग्रेजुएट्स के लिए, 28 साल था पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए रामकृष्ण मिशन में साधु होने के लिए आयु की सीमा। तो मैं आ गया, इसके कारण मैं साधु नहीं हो पाया। और राजनीति में मैं आना एक अचानक एक्सीडेंट जैसा। मुझे लगता है 1991 में मेरे को कुछ बीजेपी के लीडर ने एक चिट्ठी दे करके भुवनेश्वर बुलाया। तब तक मेरा कोई राजनीति में रुचि नहीं था,
लेकिन कार सभा में जाने के बाद मेरा मन में इच्छा आया कि मैं भाजपा के लिए अपना एरिया में काम करूं। और लेकिन चुनाव लड़ूंगा ऐसा कोई कल्पना नहीं था। और हमारे जो बाद में मंत्री बने माननीय मनमोहन सामल ने एक चिट्ठी लेकर मेरे को भेजा और मैं गया। भुवनेश्वर में मेरे को बताया गया कि तुमको नीलगिरी कंस्टिट्यूएंसी का कोऑर्डिनेटर बनना है। मैंने बोला नहीं, मैं मदद करूंगा, लेकिन फिर बाद में मेरे को बनाया गया और मैं यहाँ करके कुछ मेरा जान पहचान लोगों को बुला करके उधर बीजेपी का वो चुनाव का संचालन किया। और इसके बाद धीरे धीरे मैं बाकी चुनावों में भी भाग लिया। और 2000 में भी मेरे को कुछ हमारे कार्यकर्ता जिद कर रहे थे कैंडिडेट बनने के लिए, मैं राजी नहीं हुआ। 2004 में भी बहुत प्रेशर हुआ और मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं चुनाव में तो मदद करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन में मदद करूंगा, लेकिन चुनाव लड़ूंगा नहीं। फिर बहुत प्रेशर हुआ, अंत में मैंने बोला माता जी का अनुमति मिलने पर होगा। फिर माता जी ने अनुमति नहीं दिया, लोगों ने बार बार किया और एक यज्ञ भी किया कुछ लोगों ने माता जी के सम्मति के लिए। अंततः गत्वा बाध्य होकर के अनिच्छा के साथ माता जी ने मेरे को अनुमति दिया। मैंने बोला नहीं, इतने ज़बरदस्ती अनुमति लेने का ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये लोग बहुत बार आए हैं, लेकिन मेरे को डर लगता है कि बहुत सारे एमएलए के बारे में लोग अनाप शनाप बोलते हैं, किसी से पैसा खा गया, ये किया, इसलिए तुम्हारे बारे में बोलेंगे तो मेरे को आत्महत्या के समान लगेगा, इसलिए मैं राजी नहीं होती थी। और तुम जाओ। फिर मेरे को एक कविता सुनाई, कैसे राजनीति करना है, उड़िया में एक कविता है। क्या थी वो कविता? वो कविता बोलिए, एक दो लाइन है। लांच रिसिपो तो खाइबो नहीं, यानी डोंट टेक ब्राइब, और किरी हंसू नहीं, डोंट हैव ए बिग लाफ्टर, ऐसा कुछ था। और बाद में उन्होंने अनुमति दे दी। राष्ट्रीय प्रभारी थे प्यारेलाल जी, मेरे को बुलाया भुवनेश्वर। मैं जा कर के फ़ोन पे बताया कि आ जाओ। मैं बोला आप लड़ने को तैयार हैं? मैंने बोला पार्टी अगर टिकट देगा तो मैं लड़ सकता हूँ। बोला कुछ अप्लाई किया? मैंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी चाहेगा तो दे देगा। फिर बाद में मेरे को सूचना दिया गया कि तुमको टिकट मिल गया, इसके ले जाओ। तब से चलता हूँ। हमने ये सुना है कि आप पूरा का पूरा वेतन बच्चों की शिक्षा में और एक गरीब बच्चों के उत्थान के लिए लगाते हैं। पूरा नहीं, इसके सिंहभाग देता हूँ। तो उससे लगभग कितने बच्चों का उत्थान अभी तक हो पाया? अभी तक नौकरी करने वाला देना है मेरा गांव से लेकर के दूर दूर तक। अभी कर्नाटक में एक पीएचडी कर रही है, अभी उनको नौकरी मिला, जयंती सियल करके। 15 दिन पहले मेरे को मिलने के लिए आई थी, लेकिन नहीं मिल पाया, मैं आ गया एयरपोर्ट। वो कर्नाटक में पढ़ रही है। अभी एक पीएचडी कर रहा है बूटा सिंह, भुवनेश्वर में इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रही है। ऐसा एक सुचित्रा सिंह करके वनवासी लड़की, उन्होंने नर्सिंग नौकरी उनको मिल गया, +2 से मैं उनको लेकर के पढ़ा। एक राजेंद्र सिंह करके मेरे गांव में है, वो आर्मी में नौकरी मिला। इन दोनों में शादी हुआ इस साल। एक दिन में उनको दोनों को मैंने एडमिशन करवाया था जी। एक गोविंद सोरेन करके बहुत गरीब घर का लड़का था, उन्होंने अभी एक अच्छा मकान बनवाया। वो 6 लाख रुपया हर साल पाता है अपना फेलोशिप, इसी में से घर बना दिया। हम उधर जा कर के बैठक करते हैं। और तब उनका 4 बेम्बू के ऊपर एक नडा का छप्पर था, जब मैंने उनको लिया पढ़ाने के लिए। ऐसा कई उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है जिनको नौकरी मिला है। और बाकी बहुत सारे पढ़ रहे हैं, कोई एमफिल कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है। गुजरात में, भुवनेश्वर में, तिरुपति में, ज़्यादातर तिरुपति में करते हैं, सोमनाथ में कुछ करते हैं, बेंगलोर में करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो चलिए अब संसद भवन की ओर रुख करते हैं और आपके संसदीय जितने आपके कार्य हैं उन पर बातचीत करते हैं। संसद में आपका पहली बार प्रवेश, इसी प्रांगण में पहली बार प्रवेश आपका 2019 में हुआ, जब आप पहली बार सांसद बन के यहाँ आए। जब सांसद बन के संसद भवन यानी लोकतंत्र के मंदिर में हम पहुँचते हैं तो मन में किस तरह की भावना होती है? क्या था आपके मन में? मैं वास्तविक रोमांचित हो गया था। मैं सोचा था जिस भवन में
लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक और पंडित नेहरू से लेकर के कई महानुभावों का समावेश हुआ था। जिस स्थान में वो बैठे थे, इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं जाऊंगा तो इसको तीर्थ की भांति मेरे मन में एक सम्मान और गौरव का भाव आया जी। मैं इस विषय को सोचते सोचते रोमांचित हो गया। इतिहास का पृष्ठा जैसा मेरे सामने खोलते गया। जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सारा सुख स्वाच्छंद्य को कुर्बान कर दिया, इन महात्माओं का जो सपना था और जिस स्थान में बैठ कर के उन्होंने संविधान प्रणयन भी किया और इसके बाद शासन भी चलाया, लेजिस्लेशन भी किया, इस पावन स्थान पे मैं बैठने जा रहा हूँ, ये मुझे रोमांचित कर दिया। मौजूदगी आपकी पूरी रहती है संसद भवन में और आप लोकहित के तमाम मुद्दे भी उठाते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कानून निर्धारण में आपकी अहम भूमिका है, ऐसे में प्रश्नकाल शून्यकाल में आपकी कितनी भूमिका रहती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, और आपने कौन से अहम मुद्दे उठाए जिनकी इम्प्लीमेंटेशन आज वहाँ पे संसदीय क्षेत्र में नजर आती है? क्वेश्चन तो बहुत सारा उठाया, लेकिन क्वेश्चन ये भाग्य के ऊपर होता है। जो स्टार क्वेश्चन बजेगा, फिर ये लॉटरी में आएगा, फिर पहला 4-5 सवाल के अंतर्गत आएगा तो होगा, नहीं तो अगर लास्ट को होगा तो ये नहीं उठ पाएगा। फिर भी ऐसा कुछ सवाल मैंने उठाया, जैसा कि फॉरेस्ट फायर के ऊपर में मैंने उठाया, और इसके बाद में सरकार ने इसको बहुत अनकंट्रोलेबल था, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाया और धीरे धीरे इसको नियंत्रित किया गया। वैसा भी हमने मेरा क्षेत्र में ESIC हॉस्पिटल के लिए मैंने सवाल उठाया, माननीय मंत्री जी को लिख करके दिया, 4-5 महिला, और अंत में अभी इसका मंजूरी हो गया। 100 बेडेड ESIC हॉस्पिटल बालेश्वर में बनेगा, क्योंकि नहीं था और बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, लेबर लोग के लिए बहुत समस्या था। ऐसा मैंने आयुर्वेद कॉलेज एक मेरा कंस्टिट्यूशन में स्टार्ट करने के लिए बोला, लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि इसको राज्य सरकार को प्रारंभ करना होगा। मैं राज्य सरकार को भी इस विषय में लिखता हूँ। फिर मैंने रोजगार के लिए मैंने सवाल भी उठाया, मान्यवर मंत्री जो उद्यमिता विभाग के मान्यवर धर्मेंद्र प्रधान जी से संपर्क किया, पत्राचार भी किया, और जिसके कारण मान्यवर मंत्री ने मंजूरी दे दिया। लगभग 900 युवाओं को ये एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक कैंडिडेट के लिए 9,000 रुपीज़ केंद्र सरकार खर्च करेगी, और इसका हमने ये किया। और सैनिक स्कूल के लिए और बाकी जो आदर्श विद्यालय भी बनता है, इसके लिए भी मैंने माननीय राजनाथ सिंह को और माननीय धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखा है। और इस विषय में माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने मेरे को लिखा है कि राज्य सरकार अथवा कोई NGO पार्टनरशिप करेंगे तो वो करेंगे सैनिक स्कूल हमारे क्षेत्र में। एकलव्य आदर्श विद्यालय हमारे क्षेत्र में 2 बना जी। एक तो अभी ऑपरेशनल हो गया है, और दूसरा काम कंप्लीट होने वाला है मयूरभंज में बालेश्वर कंस्टिट्यूएंसी के अंतर्गत बड़साई में। ऐसा कई प्रकार का काम हुआ। फिर कोस्ट कैनाल के बारे में मैंने कई बार सवाल उठाया, माननीय मंत्री जी को मिला, इसको 3rd फेज में करने के लिए मंत्री ने मुझे जवाब दिया था। फिर मैंने उनको मिल करके बोला कि नहीं 3rd फेज नहीं, ये इसको 1st फेज में करना है। फिर उस दिन मंत्री ने मेरे सामने ऑर्डर कर दिया कि इसको इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी चालू किया जाए, ताकि इसका काम को जल्द से ले सकते हैं। और बालेश्वर से खड़गपुर तक 6 लेन करने के लिए मैंने सवाल भी उठाया, माननीय मंत्री जी को भी 2 बार चिट्ठी दिया। माननीय मंत्री जी ने मुझे रिप्लाई दिया कि इसका DPR जल्द बनने वाला है, इसको इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया गया, ये काम जल्द ही चालू होगा। आप कई समितियों के सदस्य हैं, ऐसे में समितियों में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, इसमें आपकी भागीदारी कैसी होती है? मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेंबर हूँ जी, और वाटर रिसोर्सेज कमेटी में हूँ जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मीटिंग फ्रिक्वेंटली होता है, और इसमें पूरे आग्रह से मैं भाग लेता हूँ। ये बहुत इफेक्टिव कमेटी है, और हमारा रिकमेंडेशंस ज़्यादातर सरकार भी मानते हैं, और हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। CAG का जो रिपोर्ट के आधार पर हम जो एनालिसिस करते हैं, इसमें सारे विभागों का अधिकारी लोग आते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में इस कमेटी का बहुत बड़ा भूमिका है। इसमें हम बहुत गठनमूलक परामर्श देते हैं, और जो कुछ करप्शन, इरेगुलरिटीज, मिसअप्रोप्रिएशन होता है, इसके बारे में भी हम अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और जो लूप होल्स है इसको सुधारने के लिए हम अधिकारियों को भी इंस्पायर करते हैं जी। जैसे कि गंगा रेजुविनेशन के बारे में, अथवा
जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में हर एक विभाग में हमेशा करते हैं। ऐसा कि डिफेंस सेक्टर में भी हम जाते हैं और उनको उत्साहित करते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ही के संसदीय क्षेत्र को लेकर। आपका संसदीय क्षेत्र आपके सांसद बनने से पहले और आज बदलाव की दो तस्वीरें कैसे देखें? मैं सांसद बनने से पहले मेरा क्षेत्र का जो अवस्था था, सब लोगों ने कुछ कुछ मिलकर के किया, न केवल मैं ही करता हूँ। मेरा सांसद बनने से पहले मैं सोचा दो प्रकार का, एक बाह्य डेवलपमेंट, एक आंतरिक विकास। बाह्य डेवलपमेंट क्या होता है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डेवलपमेंट होता है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, अपना विकास के लिए। आंतरिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधक है जो लीकर, दारू है, और इलीगल लीकर भी चारों तरफ चलता है। इसके कारण क्राइम भी बढ़ता है, एक्सीडेंट भी बढ़ता है, 20-25 साल की लड़कियां विधवा हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा दुखदायक है। इसलिए मैंने सोचा कि स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जन जागरण करेंगे। इसलिए मेरा क्षेत्र में मैं ऐसा कुछ गांव को लिया, मोस्टली ट्राइबल विलेजेस, जहाँ पर लीकर का ज़्यादा प्रभाव होता है, और गांव में ऐसा कुछ एजुकेटेड यूथ को पहले एकजुट किया, जिनमें से अनेकों को मैं लेकर के पढ़ाने की व्यवस्था किया। अच्छा, इनमें से कोई एमए कर दिया, कोई पीएचडी कर लिया। इन सबको बुला करके बोला कि देखो दो बातें हैं। अभी कोविड के समय में ये बच्चा लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वैसे मोबाइल नहीं है। अच्छा, अब तुमको क्या करना है? इन सब को लेकर के एक एक गांव में 20-25 विद्यार्थियों को बैठा करके तुमको ये पढ़ाना है, जब तक कोविड ठीक नहीं हो जाता। बोले वो आएंगे तो पढ़ाएंगे? नहीं, तुम तो मेरे पास नहीं गए थे ना, तुमको जा करके उनको खींच करके लाना है। ऐसा मैंने कई चाटशाली का प्रारंभ किया। दूसरी बात है, मैंने बोला इस गांव का सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या सोचो। ऐसा 10 स्कूल में भी मैंने किया, उनको बुलाया टीचर्स को, और उनको 3-4 घंटा बैठक किया 2-3 बार। स्कूल का सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या हो सकता। वो सोचे कि ये प्रताप षडंगी हमको करोड़ों रुपया दे देगा। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करो, रोड मैप तैयार करो, इसके बाद सोचेंगे पैसा कहाँ से आएगा। जी। एक स्कूल बहुत मिट्टी का घर था, बालिका स्कूल, ट्राइबल लड़कियाँ, और 25 साल तक टीचर्स को सैलरी नहीं मिला। वो मैंने उनको समझाया कि इस स्थिति में तुमको क्या करना है, तुमको हॉस्टल चालू करना है। और हॉस्टल में जब मैं विधायक था, इसको चालू किया था, तुम हॉस्टल चालू करना है। बोले एमएलए से दो, नहीं तुम्हारा रिजल्ट नील रिजल्ट है, जब रिजल्ट होगा तो पैसा दो। बाद में मैंने दिया, उनका वेडिंग कम्प्लेक्स नहीं था, घर नहीं था, 2-3 घर दिया और वेडिंग कम्प्लेक्स। और अभी मैंने उनको बोला कि देखो एक काम करो, जो मो स्कूल योजना है इसमें तुमको कुछ पैसा कलेक्शन करना है, स्टूडेंट्स के पास से, गार्डियन के पास से, पब्लिक से कलेक्शन कर। और अगर तुम करोगे तो सरकार की व्यवस्था है कि डबल देगा। 1 रुपया तुम करोगे, 2 रुपया सरकार देगा, 3 रुपया हो जाएगा। 10 लाख करोगे तो 20 लाख मिलेगा, 30 लाख हो जाएगा। एमपी लेड से मैं दे दूंगा, वो 5-7 लाख में क्या होगा। और उन्होंने भी परिश्रम किया, मैंने भी उनको 10-15 लाख कलेक्शन में मदद किया, और इससे वो बढ़िया मकान बना दिया। ऐसा गाँव में भी बोला तुम्हें क्या चाहिए, वो रोड चाहिए, रोजगार चाहिए, मेडिकल चाहिए, तालाब चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए, 1 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। मैं कुछ मदद करूँगा, बाकी सरकारी स्कीमों में कुछ करूँगा। मैं सब कलेक्टर को, तहसीलदार को बुलाया, एक जगह निकाल दो जहाँ कम्युनिटी हॉल बनेगा, गांव में दिखाया, और लोगों को बोला जितना खर्चा होगा 10% तुमको कलेक्शन करना है। और कोई बड़ा आदमी पैसा नहीं दिया, इलेक्टेड लीडर्स नहीं दिया, गाँव का वो गरीब वनवासी लोग 1,05,000 रुपया 5 दिन में कलेक्शन करके मुझे बोला क्या करेंगे, एक अकाउंट बना करके रखो गांव में। उन्होंने एक संस्था के नाम पर एक अकाउंट बना करके गए। बैंक मैनेजर अकाउंट खोलने को तैयार नहीं था। फिर मेरा पीए को फ़ोन किया, मैं दिल्ली में था, वो जा करके 5 मिनट में अकाउंट खुलवाया, इसमें रखा। मैंने बोला तुम्हारा 10 रुपीज़, मेरा 90 रुपीज़, इस हिसाब से 9:1 रेशियो में होगा। तुम्हारा 1 लाख, मेरा 9 लाख, इस हिसाब से हमने काम चालू किया। मैंने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों में भागीदारी करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है जन भागीदारी, इसका मैंने प्रयोग किया कुछ गांव में। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप संसद टीवी में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सांसद में आज हमने जाना बालेश्वर संसदीय क्षेत्र के बारे में। हमने जाना कि कितना हुआ है इस संसदीय क्षेत्र में विकास, और क्या है इस संसदीय क्षेत्र के मुद्दे, जिसे हमारे साथ साझा किया यहीं के सांसद प्रताप चंद्र षडंगी ने। हमने जाना कि कितनी बदली इस संसदीय क्षेत्र की तस्वीर। बहरहाल
इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।